नमस्कार दोस्तों, स्वागत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आए हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट और ये सारे प्रीवियस के क्वेश्चन हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी लेखपाल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंग्रेजों ने रहितवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया था? राइट आंसर हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। रहितवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। अगला क्वेश्चन, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो ये थे दिगंबर विश्वास। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार से लेकर रहूँगा सर्वोत्तम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया गया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन में 1916 में इसको कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक का है। राइट आंसर से थर्ड हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार जहांगीर के दरबार में मंसूर था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और बौद्ध धर्म में क्या किया गया है? बौद्ध धर्म में तथागत, बुद्ध और जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो जिन यहाँ पे बौद्ध धर्म के लिए हो जाएगा। इनमें से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा था ऐतिहासिक विवरण मुगल काल में। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 में जब सैनिक विद्रोह हुआ था तो वहाँ पर खान बहादुर बरेली विद्रोह के नेता थे। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो ये नागार्जुन। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता आप सभी जानते हैं, बिरसा मुंडा थे। एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध केवल किससे है? ये पूछा गया यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा हिंदुओं, बौद्ध तथा जैनों, ये तीनों से संबंधित है। एलोरा की गुफाएं आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र में। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम स्टर्न थे। राइट आंसर सेकंड से हो जाएगा। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, ये कथन किसका था? ये कथन था मौलाना आज़ाद का। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में जिन्होंने पत्रिका प्रकाशित की थी उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत से है? चार वेद हैं, तो संगीत से किसका संबंध है? संगीत का संबंध है सामवेद से है। यजुर्वेद जो गद्य पद्य में दोनों में लिखा गया है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस अधिवेशन में कौन उपस्थित नहीं था, ये आपको बताना है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये उपस्थित नहीं थे। बाकी दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रनाडे, जी सुब्रमण्यम सारे थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है? तो लाला लाजपत राय रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं विशिष्ट द्वैतवाद से। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित हैं? कौन सा वादक बजाते थे अल्लाह रखा? तो ये संबंधित हैं तबला से, तबला बजाते थे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग की स्थापना आप सभी जानते हैं 1906 में हुई थी। इसका प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, तो ये थे आगा खां।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं राजेंद्र प्रसाद। भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी होता है? विधानसभा के, लोकसभा के, मुख्यमंत्री के, राष्ट्रपति के। तो अपने कार्यों के लिए ये उत्तरदायी होता है किसके प्रति? राष्ट्रपति के। भारत में सभी फौजों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? आप सभी जानते हैं, सभी सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में। भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछा जाएगा अंतिम, तो सी राजगोपालचारी थे, और केवल अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। केंद्रीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा है तो अधिकतम आयु सीमा क्या है? 30 वर्ष है यहाँ पर। सार्क का मुख्यालय किस शहर में है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल में स्थित है। निम्नलिखित में से राजस्व कर का कौन सा स्रोत भारत सरकार को अधिकतम राजस्व प्रदान करता है? व्यक्तिगत आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क या धन कर? राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन शुल्क। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद अंतराल पर होती है? 10 वर्षों के बाद में होती है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? अब तक 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाकी भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। तो पहली जो भाषा थी वो सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। फिर 3 जोड़ी गई हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, वो जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। और उसका 4 जोड़ी गई हैं 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। राज्यसभा विघटित हो जाती है तो राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। राइट आंसर तीसरा से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। अर्धरात्रि यानी अर्धरात्रि सूर्य की भूमि कौन सा देश कहलाता है? तो उसको नॉर्वे को बोलते हैं। ज्वार भाटा सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार आता है? ज्वार भाटा एक बार आता है 24 घंटे में। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में बताना है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी कितनी है? तो अक्षांश रेखाओं की संख्या ग्लोब पर कितनी है? 180 है यहाँ पर। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? देखिए अक्षांश जो हैं 180 हैं और देशांतर कितने हैं? देशांतर हैं 360। दोनों याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अक्षांश पूछा जाता है तो 180, देशांतर 360। कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किनसे गुजरती है? कर्क रेखा किससे किससे गुजरती है पूछा गया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा भारत और ईरान से कर्क रेखा गुजरती है। भारत अपने अक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश, कितने डिग्री झुकी हुई है? तो ये झुकी हुई है 23.5 अंश। चालीस का राइट आंसर तीसरा सही होगा, भारत और सऊदी अरब यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इक्विनॉक्सी वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं कब कब होते हैं? तो दिन और रात कब कब बराबर होते हैं? ये बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं दिन और रात, दोनों डेट आपको याद रखनी है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। 43 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी याद रखना है आपको, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को, जो बीच वाला क्षेत्र है, उसको कहते हैं उष्णकटिबंध।
इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और सदाबहार वन जो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का रक्षक कौन होता है? विदेशी मुद्रा जो होती है उसका रक्षक कौन होता है, पूछा गया यहाँ पर। तो इसका रक्षक होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रास्फीति नियमित होती है किसके द्वारा? मुद्रास्फीति को नियमित करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का पदेन सभापति होता है? योजना आयोग अब तो रहा ही नहीं है, अब हो गया है नीति आयोग। इसका प्रधान सभापति प्रधानमंत्री होता है। इस टाइम जो है अध्यक्ष राजीव कुमार हैं और इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं। योजना आयोग 1950 में आया था, लेकिन नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ है। गार्डगिल फार्मूला निम्न से किससे संबंधित है? गार्डगिल फार्मूला पूछा गया, तो ये संबंधित है केंद्र और राज्यों के बीच संसाधन के बंटवारों से। भारत में सामुदायिक विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य इसमें से कोई नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त श्रमिकों का उपयोग, ये भी नहीं होगा। सुदूर गांवों में लोगों के घरों तक पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करना, ये भी नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगिकरण करना, ये भी नहीं होगा। तो इसमें राइट आंसर 4th हो जाएगा। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? 1934 में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सर एम विश्वेश्वरैया ने। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति आवश्यक है पंचवर्षीय योजना अगर आपको चलानी है तो। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति जब उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात से अधिक हो। वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों उपक्रम कहलाते हैं, जिसको कैसे बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक था। लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की थी, पंजाब नेशनल बैंक की। तो भारतीयों द्वारा प्रथम अगर संचालित बैंक पूछा जाता है तो पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। इस समय अगर बैंक पूछे जाएं, सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 है। BIFR की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? इसकी स्थापना होती बीमा औद्योगिक कंपनी अधिनियम के तहत होती। 55 का राइट आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनः रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्यालय पूछा गया कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? अगर लोहे को इस्पात में बदलना है तो कौन सी धातु मिलाएंगे? निकेल मिलाएंगे। 57 का 3। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की गति धीमी किस में होती है? देखिए, सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति होती है ठोस में, उसके बाद होती है द्रव में, उसके बाद होती है गैस में। तो यहाँ पर जल, लोहा, हवा या हाइड्रोजन। 58 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 हवा। सबसे अधिक लोहे में होती, फिर जल में होगी, फिर हवा में। प्रोड्यूसर गैस क्या है? प्रोड्यूसर गैस का फार्मूला पूछा गया यहाँ पर। 59 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 CO+H2। किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? नोबल धातु बोलते हैं सोना को। किस फसल की मिट्टी की नाइट्रोजन वृद्धि होती है? मतलब तो अगर मटर से होती है। फलीदार सब्जियां अगर हम करेंगे, फलीदार फसलें करेंगे तो उससे जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है, क्योंकि उनकी जड़ों में एक राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन को चेंज करता है। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाना पकाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, खाना पकाने वाला, ठीक है। और धोने वाला सोडा अगर पूछा सोडियम कार्बोनेट होगा। बाई का अंतर होता है दोनों में। रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? रबड़ को अगर हम कड़ा करेंगे तो किसको मिलाना पड़ेगा? तो हम यहाँ पर सल्फर का प्रयोग करेंगे। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है?
समुद्र के पानी में अगर सबसे अधिक लवणता पूछे तो किसकी होती, तो ये होती सोडियम क्लोराइड की। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? लौह अयस्क अगर प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ऑक्साइड की अवस्था में। जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? तो सबसे विषैली गैस यहाँ पर है CO। बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? अभी बताया था बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, तो इसका सही सूत्र हो जाएगा 67 का आपसे चौथा NaCO3। सॉरी, बेकिंग सोडा का होता है NaCO3। कार्बन की संयुक्ता अपने कार्बनिक यौगिक में कितनी होती है? तो ये होती है 4। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन काल में। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो अगर खोपड़ी में होती हैं 8 अस्थियाँ होती हैं, और यही अगर मेरुदंड में पूछा था तो मेरुदंड में 33 अस्थियाँ होती हैं। 80% से अधिक सेल पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, जल। सेलों में 80% से अधिक जल पाया जाता है। इंसुलिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो इंसुलिन को प्राप्त किया जाता है डालिया के जड़ों से प्राप्त किया जाता है। मधुमेह के लिए प्रयोग किया जाता है इंसुलिन का। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया जीन के संरक्षण के लिए। तो दोस्तों ये थे आज 73 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिले हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको कल मिलेगा, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो कोई ना कोई एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। खासकर UPSC में, लेखपाल वगैरह एग्जाम में रिपीट होते हैं, और NTPC में भी आपको रिपीटेड एक क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।